नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। एफआईआर में नाम आएगा जब पकड़ा जाएगा झूठ। राम के नाम को बदनाम करने वाले झूठे एजेंडाधारी और कुंठित पत्रकारों ने राम के नाम पर घिनौना झूठ यानी फेक न्यूज फैलाने का षड्यंत्र रचा और जब सच सामने आया तो खुल गई पोल। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के लोनी में एक मुस्लिम बुजुर्ग व्यक्ति अब्दुल समद की पिटाई और उसकी दाढ़ी काटने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और जिसे लेकर यह दावा किया गया कि अब्दुल समद को हिंदू समुदाय के लड़कों ने पीटा और उससे जय श्री राम के नारे लगवाए और वंदे मातरम बोलने को मजबूर किया। फिर क्या था? यूपी चुनाव में मुस्लिम परस्त बनने का स्वांग रच रही राजनीतिक पार्टियों से लेकर उनके प्रोपेगेंडा को फैलाने वाले फर्जी पत्रकार और जिहादी गैंग एकदम एक्टिव हो गए। देश के बड़े बड़े नेताओं ने बिना पड़ताल किए ही इस घटना की आड़ में हिंदुत्व को कटघरे में खड़ा कर दिया। बिना खबर की सच्चाई जाने इसे सांप्रदायिक रंग देकर यूपी में राम के नाम पर गुंडागर्दी और हिंदू आतंकवाद जैसे नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिए गए और ये सब सोशल मीडिया पर भी कूद पड़े। और इस फर्जी खबर को फैलाने वाले वो पत्रकार और मीडिया थे जिनकी रोजी रोटी ही योगी और मोदी सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने से चलती है, जो जिहादी सोच के हैं और भारत के हिंदुओं और संस्कृति को बदनाम करने के लिए इस तरह के झूठ फैलाने के मामले में सीरियल ऑफेंडर माने जाते हैं। इस बार भी इनका मकसद साफ था कि चुनावी माहौल में योगी सरकार को बदनाम करो और लोगों के बीच ये नैरेटिव सेट कर दो कि राम के नाम पर योगी सरकार में कैसे मुस्लिमों के लिए डर का माहौल बन चुका है। लेकिन जब यूपी पुलिस ने वीडियो की सच्चाई बताई तो इन एजेंडाधारियों की हवा निकल गई। सच ये था कि 15 जून को वायरल हुआ ये वीडियो 5 जून का था, जिसमें अब्दुल समद को पीटने वालों के नाम थे परवेश गुर्जर, आरिफ, आदिल, मुशाहिद, कल्लू और पोली। यानी पिटाई करने वालों में 4 मुस्लिम समुदाय के ही थे। पुलिस के मुताबिक अब्दुल समद ताबीज बनाने का काम करता है। परवेश को भी उसने ताबीज बनाकर दिया था जिसका उल्टा असर होने लगा था और इसीलिए नाराज परवेश ने आरिफ, आदिल, मुशाहिद, कल्लू और पोली के साथ मिलकर अब्दुल समद की पिटाई कर दी। इस मामले में 7 जून को मामला दर्ज किया गया था और जांच में यह साफ हो गया था कि यह आपसी रंजिश का मामला है। साथ ही पुलिस ने साफ किया कि अब्दुल समद से ना तो जय श्री राम के नारे लगवाए गए और ना ही वंदे मातरम बोलने के लिए मजबूर किया गया। वैसे भी पीटने वालों में से 4 तो खुद मुस्लिम समुदाय के थे, तो सवाल यह भी उठता है कि क्या वो अपने ही समुदाय के व्यक्ति की पिटाई करते हुए उससे जय श्री राम और वंदे मातरम बुलवाएंगे। उससे भी बड़ी बात यह है कि जिस वीडियो के आधार पर यह मजहबी नफरत फैलाई जा रही थी उसमें ऑडियो था ही नहीं, तो इन्होंने किस आधार पर यह दावा किया कि अब्दुल समद से जबरन जय श्री राम और वंदे मातरम बुलवाया गया। अब्दुल समद घटना के 10 दिन बाद क्यों मीडिया के सामने आया और किसने उसे इस घटना में जय श्री राम और वंदे मातरम की कहानी जोड़ने के लिए कहा? क्योंकि 7 जून को लिखवाई गई एफआईआर में तो इस बारे में उसने कुछ कहा ही नहीं था। लेकिन इस सच की पुष्टि किए बिना ही सोशल मीडिया, खासकर ट्विटर पर प्रोपेगेंडा फैलाने की मुहिम तेज कर दी गई। लेकिन हर बार मजहबी नफरत भरी खबरें फैलाकर बिलों में छुप जाने वाले इन पत्रकारों पर इस बार कानून का डंडा चल चुका है। इनके खिलाफ यूपी पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर में ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर, पत्रकार राणा अयूब, द वायर, सबा नकवी, सलमान निजामी, डॉक्टर शमा मोहम्मद और मस्कूर उस्मानी समेत 9 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का नाम भी एफआईआर में है, जिसने इस फेक न्यूज को वायरल होने से रोकने में ना तो कोई कदम उठाया और ना ही फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ कोई एक्शन लिया और इसे आसानी से वायरल होने दिया। और ट्विटर पर यह भारत में दर्ज पहला मामला है। इस एफआईआर में इन पर आरोप लगाया गया है कि इन लोगों ने लोक शांति को भंग करने और धार्मिक समूहों में विभाजन के लिए खबर को फैलाया। एफआईआर के अनुसार जो बयान ट्विटर पर प्रचारित किए गए वो किसी व्यक्ति विशेष मात्र के नहीं थे, बल्कि इनके पीछे एक साफ स्पष्ट मंशा थी जो आपराधिक षड्यंत्र की ओर भी इशारा करती है। एफआईआर में इसका जिक्र किया गया है कि किस तरह इस फेक न्यूज के फैलने से न सिर्फ तनावपूर्ण माहौल पैदा हो गया, बल्कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ग विशेष के भीतर भय की भावना भर दी गई। जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उनकी इस खबर को फैलाने में भूमिका और उनका इतिहास भी जान लीजिए।
मोहम्मद जुबैर, जो कि खुद को फैक्ट चेकर बताता है, प्रोपेगेंडा पोर्टल ऑल्ट न्यूज का को फाउंडर है। मोहम्मद जुबैर ने बिना तथ्यों को जाने 14 जून को सोशल मीडिया पर मुस्लिम बुजुर्ग की वीडियो अपलोड की थी। अपने ट्वीट में जुबैर ने लिखा था कि एक बुजुर्ग आदमी सूफी अब्दुल समद सैफी पर गाजियाबाद के लोनी में 5 गुंडों ने हमला किया। उन्हें बंदूक की नोक पर मारा गया, प्रताड़ित किया गया और जबरदस्ती उनकी दाढ़ी काट दी गई। अगले ट्वीट में जुबैर ने अब्दुल के बयान की पूरी वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा, यह अब्दुल समद सैफी की घटना को बयान करते हुए पूरी वीडियो है। उनका दावा था कि उनसे जबरदस्ती जय श्री राम का नारा बुलवाया गया, लेकिन जब पुलिसिया डंडा चला तो इसने अपना ट्वीट ही डिलीट कर दिया। फैक्ट चेक के नाम पर झूठ और भ्रम फैलाने का मोहम्मद जुबैर का एक लंबा इतिहास है, लेकिन राम के नाम पर और हिंदुओं के खिलाफ भड़काने के मामले में जो खबरें इसने फैलाई वो जान लीजिए। मोहम्मद जुबैर ने एक बार अखबार की कटिंग ट्वीट की थी और इस खबर का शीर्षक था, गौ सेवा के नाम पर 20 लाख का दान जूता, फरार हुआ पुजारी। जो तस्वीर मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट की थी वो उस समय की खबर नहीं बल्कि 4 साल पहले राजस्थान की एक घटना की थी। मोहम्मद जुबैर का ये तस्वीर पोस्ट करने का असली मकसद था श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर चल रहे देशव्यापी समर्पण निधि अभियान से जुड़ा हुआ साबित करते हुए लोगों को गुमराह करना। वहीं अगर तनिष्क विवाद की बात करें तो उस दौरान भी मोहम्मद जुबैर ने यह साबित करने की कोशिश की थी कि लोग जय श्री राम का नारा लगाकर तनिष्क के शोरूम पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर तनिष्क स्टोर में मौजूद लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पता चला कि वहां कोई हिंसा या धमकी दी ही नहीं गई थी, बल्कि एक शांतिपूर्ण विरोध हो रहा था। जामिया की लाइब्रेरी में जब पुलिस पर पत्थरबाजी हुई तो प्रोपेगेंडा पोर्टल ऑल्ट न्यूज ने यह दावा किया था कि वीडियो में दिख रहे छात्र के हाथ में पत्थर नहीं बल्कि एक वॉलेट है। ये फैक्ट मोहम्मद जुबैर ने ही चेक किया था, लेकिन जब पोल खुली तो ये जवाब देने के लायक नहीं रहा और इसने लोगों की बातों का जवाब देना ही बंद कर दिया। वहीं राम मंदिर शिलान्यास के समय खबर आई थी कि अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर राम मंदिर का बिलबोर्ड दिखाया जाएगा। जुबैर ने यह दावा किया कि इस कार्यक्रम को तो कैंसिल कर दिया गया है, जबकि तय समय पर राम मंदिर के डिजिटल बिलबोर्ड का प्रदर्शन हुआ। ये तो बस बानगी है। मोहम्मद जुबैर की फेक न्यूज फैलाने की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन इस बार यूपी पुलिस फेक फैक्ट चेकर को बख्शने के मूड में दिख नहीं रही है। एफआईआर में दूसरा नाम है राणा अयूब का, जो खुद को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार बताती हैं। इन दोनों वॉशिंगटन पोस्ट की ग्लोबल एडिटर हैं और टाइम, एनवाईटी, गार्डियन, एफपी और द न्यूयॉर्कर जैसे मीडिया संस्थानों के लिए भी ये आर्टिकल लिखती हैं। लेकिन इनके आर्टिकल में दुनिया के सामने मोदी सरकार और भारत को बदनाम करने की सारी बातें लिखी जाती हैं। इन्होंने ट्वीट किया था कि मैंने वीडियो देखे हैं जिनसे मैं परेशान हुई हूं, लेकिन इस वीडियो को देख मेरी सांसें थम गई। एक मुस्लिम आदमी को भीड़ पीट रही है और उससे जय श्री राम बोलने को कह रही है। क्या मुझे अपने उन लोगों के लिए गुस्सा, चिंता जाहिर करने की इजाजत है जो ऐसे देश में मुस्लिम होने की वजह से अपमानित हो रहे हैं जिसे हम अपना देश कहते हैं? लेकिन जब वीडियो का सच सामने आया और उन पर एफआईआर दर्ज हो गई तो राणा अयूब का दर्द, चिंता, गुस्सा सब गायब हो गया। उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने अब्दुल समद पर जो ट्वीट किया था वो कई मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर था। अब जब पुलिस की छानबीन में मामले का दूसरा नैरेटिव सामने आया है तो मैं सच सामने आने का इंतजार करूंगी। मेरा मकसद उन खबरों को सुर्खियों में लाना है जो सच दिखाती हैं। मैं समाज में शांति और सौहार्द को बढ़ावा देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि पीड़ित को न्याय मिलेगा। वैसे शांति की मूर्ति बन रही राणा अयूब के बारे में बता दूं कि राम मंदिर पर फैसला आने से ठीक एक दिन पहले राणा अयूब ने एक भड़काऊ ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जो लोग आज सत्ता में हैं उन्होंने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था, जो मुस्लिमों की आस्था की प्रतीक थी। इस घटना ने मुझे और मुसलमानों की एक पूरी पीढ़ी को बदल दिया। उम्मीद है मेरा देश कल मुझे निराश नहीं करेगा। तब यूपी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनसे ये ट्वीट डिलीट करवाया था। इन्होंने गुजरात दंगों पर भी एक किताब लिखी थी, गुजरात फाइल्स नाम की, जिसमें दंगों में नरेंद्र मोदी सरकार की मिली भगत बताई गई थी। हरेन पांड्या के हत्याकांड के बारे में लिखा गया था। इशरत जहां और सोहराबुद्दीन के एनकाउंटर को फर्जी बताया गया था। उनकी किताब के तथ्यों की सुप्रीम कोर्ट ने धज्जियां उड़ा दी थी और कहा था कि ये किसी काम की किताब नहीं है। इसमें लिखे तथ्य अनुमानों, अटकलों और कल्पना पर आधारित है। मतलब एक तरह से राणा अयूब की किताब में पूर्वाग्रहों और मनगढ़ंत तथ्य और सबूत थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट तक ने नकार दिया था। इसके बाद भी वो अपने एजेंडा पत्रकारिता पर अड़ी रही और करती रही। इनका मुख्य मकसद मोदी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करना है।
भले ही उससे देश का नाम खराब हो। एफआईआर में तीसरा नाम है सबा नकवी का, जो खुद को राजनीतिक विश्लेषक बताती हैं। पिछले साल अप्रैल में इन्होंने ट्विटर पर अपना एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें हिंदुओं पर मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप लगाया था और बेहद चालाकी से मुस्लिमों के कारनामों पर पर्दा डाल दिया गया था। यही नहीं, उन्होंने उस वीडियो के माध्यम से विक्टिम कार्ड भी खेला था। अब अब्दुल समद की पिटाई के वीडियो को लेकर भी उन्होंने ट्वीट किया कि चुनावी राज्यों में हिंदू राष्ट्र, जहां गाजियाबाद में एक बुजुर्ग मुस्लिम पर हमला किया गया और जबरदस्ती उससे जय श्री राम के नारे लगवाए गए। जब एफआईआर दर्ज हो गई तो इसके बाद इन्होंने भी अपने सुर बदल लिए हैं और अब नया ट्वीट किया है कि बुजुर्ग मुस्लिम की पिटाई केस में गाजियाबाद पुलिस तहकीकात कर रही है, जिसमें अलग वर्जन सामने आया है। ट्विटर पर मेरा पहले किया गया कमेंट न्यूज़पेपर रिपोर्ट पर आधारित था। आगे कोई कमेंट करने से पहले मैं पुलिस की पड़ताल खत्म होने का इंतजार करूंगी। यानी ये सब चीजें पत्रकार कहती हैं खुद को, लेकिन छानबीन किए बगैर ये खबर छाप देती हैं और ट्वीट भी कर देती हैं। अगला नाम द वायर का है, जिसके फाउंडर सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ पिछले साल भी फेक न्यूज फैलाने के मामले में यूपी में एफआईआर दर्ज हुई थी। द वायर पर आरोप था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का 25 मार्च को देश भर में जारी लॉकडाउन के बावजूद अयोध्या में रामनवमी के अवसर पर एक कार्यक्रम में शामिल होने की खबर छापकर उसने डर या फिर कह सकते हैं कि पैनिक फैलाया था। लेकिन सबक उन्होंने तब भी नहीं सीखा और अब एक बार फिर फेक न्यूज फैलाकर ये फिर फंस चुके हैं। इस एफआईआर में दो कांग्रेसी नेताओं के नाम हैं। एक है डॉक्टर शमा मोहम्मद और दूसरा नाम है सलमान निजामी का। जहां शमा मोहम्मद ने अपने ट्वीट में घटना का जिक्र करते हुए लिख दिया कि आने वाले चुनावों के लिए बीजेपी डिवाइड एंड रूल कर रही है, वहीं सलमान निजामी ने लिख दिया कि राम जन्मभूमि पर धोखा हो रहा है, वो भी करोड़ों में। वहीं एफआईआर में कांग्रेस के मस्कूर उस्मानी का भी नाम है, जिन्होंने ट्वीट किया था कि क्या देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी को भारत की सरकार यही सुरक्षा दे रही है। वैसे कांग्रेस के नेताओं को क्या कहें जब इनके आका राहुल गांधी खुद इस खबर की सच्चाई जाने बिना ट्वीट किए जा रहे थे। उन्होंने इस फेक न्यूज को टैग करते हुए खुद ट्वीट किया था कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज व धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। इन सभी सो कॉल्ड लिबरल पत्रकारों और नेताओं के ट्वीट में जय श्री राम के नारों के नाम पर हिंदुओं को बदनाम करने का मकसद साफ दिखाई देता है, वो भी बिना सच्चाई जाने। क्या इनके ट्वीट सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले नहीं हैं? चुनावी माहौल में इस तरह की फर्जी खबरें न सिर्फ तनाव फैलाती हैं बल्कि दंगे भी भड़का सकती हैं और यही वजह है कि इस बार यूपी सरकार इनके मंसूबों पर लगाम लगाने के लिए कमर कस चुकी है। वहीं कई सवाल भी उठते हैं जिनकी जांच होना बहुत जरूरी है। आखिर 10 दिन बाद निजी रंजिश की इस खबर को सांप्रदायिक रंग देकर फैलाने के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? दूसरा सवाल यह है कि ट्विटर ने इन खबरों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, जबकि जिन लोगों ने इस फेक खबरों को फैलाया उनके अकाउंट्स पर ट्विटर ने कोई कार्रवाई तक नहीं की। इसी ट्विटर ने बीजेपी नेता संबित पात्रा के कांग्रेसी टूलकिट के ट्वीट को मैनिपुलेटिव ट्वीट बता दिया था। कम्युनिटी गाइडलाइंस का हवाला देकर कंगना रनावत का तो अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया। लेकिन फेक न्यूज फैलाने वाले इन तथाकथित लिबरलों पर कोई एक्शन नहीं। खबर भी ऐसी जो दंगे भड़का सकती थी। तो क्या ट्विटर पर उन लोगों का प्रभाव है जो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? फिलहाल इस बार ट्विटर भी भारतीय कानून के शिकंजे में फंसा है। एफआईआर में ट्विटर का भी नाम है। भारत सरकार पहले ही गाइडलाइंस और नियमों की अवहेलना को लेकर ट्विटर को आड़े हाथों ले चुकी है, लेकिन अब लगता है सख्त कार्रवाई करने का वक्त आ गया है, फेक न्यूज फैलाने वालों पर भी और उसे अपने प्लेटफॉर्म पर जगह देने वालों पर भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।